नमस्कार, मैं निर्देश प्रजापति, सहायक अध्यापक, श्री अरविंद महाविद्यालय हिंदी विभाग। आज हम सभी रूबरू होने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी रचनाओं ने भारतीय मानस को प्रभावित किया है, जिनके कृतित्व ने भारतीय मानस में समन्वय, सौहार्द और शांति के संदेश को निरूपित करने का प्रयास किया है। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी उपस्थित है। आपका हार्दिक अभिनंदन सर। आप अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इसके साथ ही संयुक्त अधिष्ठाता हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। सर, आज आपको पा करके हम काफी गर्वान्वित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आज आपसे संवाद करने के लिए एक और शख्सियत हमारे साथ उपलब्ध हैं। आप हैं संदेव प्रताप सिंह। आप श्री अरविंद महाविद्यालय में हिंदी विभाग में चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हैं और इसके साथ ही आपने हिंदी में भी बहुत सारी रचनाओं का सृजन किया है। क्या प्रेरणा रही हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में आने के कारण? देखिए निर्देश जी, सबसे पहले तो मैं जितने श्रोता हैं और जितने दर्शक हैं उनका अभिनंदन करता हूं। और जहां तक बात हिंदी में लिखने की है, तो हिंदी हमारी रग रग में है। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां पर हिंदी का बहुत अच्छा वातावरण रहा है। हिंदी बेल्ट से हूँ। छठी तक, कक्षा 6 तक जो पढ़ाई हुई वो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश हमें कक्षा 6 से मिली थी। तो मेरा जो मूल भाषा का जो पैटर्न है, अगर आजकल के विज्ञान के हिसाब से कहें कि हर बच्चा एक मातृभाषा का पैटर्न अपने दिमाग में लेके जन्मता है, जिससे वो अपनी मातृभाषा आराम से सीख लेता है बिना कोई मदद के। तो मेरे अंदर वो पैटर्न हिंदी का डला है। दूसरी बात ये थी कि मैं राष्ट्र क्षेत्र से आता हूँ, तो वहाँ एक अच्छी खड़ी बोली बोली जाती है। और फिर धीरे धीरे हमने अपनी भाषा को परिष्कृत किया और परिष्कृत करने के बाद धीरे धीरे उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, भाषा इंसान का संस्कार भी बनाती है। जिसकी भाषा अच्छी नहीं है उसके संस्कार भी अच्छे नहीं है, ये मान के चलिए। तो जब हमने भाषा को परिष्कृत किया तो उसने हमें कर दिया, हमारी बुद्धि को भी किया। और फिर उस प्रकृति की, ऊपर वाले की जो भी ताकत हम कहें, उसकी मर्जी थी कि एक कला का एलिमेंट भी डाल दिया हमारे मन में कि भाई अब अगर चीजें उस लेवल पे आ गई है तो लिखना भी शुरू। तो मुझे हिंदी भाषा में पहला कारण तो ये रहा कि मैं जन्मा। दूसरा कारण, मेरी जो माँ है, मेरी मम्मी, वो अब भगवान को प्यारी हो चुकी, लेकिन उनका झुकाव संस्कृत की तरफ और था। तो उन्होंने हमें बहुत सारी संस्कृत की चीजें पढ़ाई और संस्कृत ने फिर हमें और अच्छी संस्कृति दे दी और भाषा को और सुधार दिया। तो दूसरा कारण बड़ा ये रहा कि हमारी माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस भाषा को देने। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जिसके संस्कार अच्छे होते हैं उसकी भाषा अच्छी होती है। तो सर, आप राजस्थान में जन्मे और एक लंबी यात्रा तय करके यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचे हैं। आप कृपया अपना अनुभव बताएं कि इस बीच में आपने किन किन परिस्थितियों और परिवेशों से परिचय प्राप्त किया और उत्साह प्राप्त किया जो आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उसमें आपके लेखन की प्रेरणा कैसे रही, किन से आपने लेखन की प्रेरणा प्राप्त की, इसके बारे में कुछ बताएं सर। सवाल जब प्रेरणा का आता है तो इंस्पिरेशन, हमारे घर में ना एक परंपरा थी कि आप पहले उठ के नहाए धोएंगे। पहले सबसे पहले हमें बिना नहाए खाना नहीं दिया जाता था, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो जब आप अपना दिन शुरू अच्छी तरीके से करते हैं, सात्विकता से, तो फिर जीवन भी सात्विक होना लग जाता है धीरे धीरे। तो पहला तो ये रीजन रहा कि मदर की प्रेरणा रही। दूसरी बात ये थी कि मेरा जीवन जो यात्रा है
अब चूंकि भविष्य में तो 1 मिनट आगे का भी आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आपको अपने जीवन को समझना हो और जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, तो आपको अपने भूतकाल में जाना होता है। और जब मैं एक पर्टिकुलर मोड़ पे आके और जब मैंने अपने पीछे मुड़ के देखा कि मेरी यात्रा क्या है और प्रकृति मुझसे क्या चाहती है, तब समझ में आता है कि आप निर्देशित हैं। आपकी मर्जी नहीं चलती है बहुत सारी जगह। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें मैंने जोर ही नहीं लगाया, वो हो गए। तब ये पता चलता है कि कोई ताकत, कोई पावर आपको निर्देशित अवश्य कर रही है। और जो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि भाई ये मेरा नहीं है, ये तो एक मुझे निर्देश मिल रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है, मुझे सुनाई दे रही है। वो भी मुझे इसलिए सुनाई दे रही है कि प्रकृति की इच्छा है, वो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं उस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं जब अपने भूतकाल में झांकता हूँ तो मैं पहले गांव में 9th में ही वो मिल जाती थी। पहले के स्कूलों में साइंस और फैकल्टीज बढ़ जाती थी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। साइंस का विद्यार्थी रहा, फिर इंजीनियरिंग में चला गया, फिर इंजीनियरिंग छोड़ के और फिर लिटरेचर में आ गया। लिटरेचर के साथ साथ मास कम्युनिकेशन भी किया। फिर मास कम्युनिकेशन के साथ साथ मैंने ऑक्सफोर्ड से पॉलिसी मेकिंग का कोर्स भी किया। तो बहुत सारी चीजें एक साथ जीवन में आई। मैं अच्छा भला इंजीनियर था मुंबई में और प्रोडक्शन इंजीनियर था, लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसी रचनाएं रची कि एकदम मुझे वापस आना पड़ा। और वापस आया तो फिर मैंने लिटरेचर, साहित्य शुरू कर दिया। अब चूंकि साहित्य में कुछ चीजें, मैं तो आज यही कहूंगा कि प्रकृति ने संजो के रखा था मेरे लिए कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। वो किया और जब साहित्य में आया तो फिर एकदम अचानक, अच्छा जब मैं इंजीनियर था तब से ही लेखन की धुन थी। मेरी डायरीज लिखने की मुझे आदत है, तो मैं जब इंजीनियरिंग में गया तब से डायरीज लिखता हूँ। मेरी डायरी भरी पड़ी है मेरे उस समय के अनुभवों की, उस समय के लेखन की, उस समय के जो विचार हैं वो रिकॉर्ड करने की। तो वो एक प्रकृति ने एक दिया था, एक विधा, उसको धीरे धीरे परिष्कृत उसी ने किया और मुझे उस लेवल पे ले आई कि फिर मुझसे कोई काम करा लिया। क्या मेरा कुछ नहीं है। क्या परिवार से कोई प्रेरणा मिली कि जिनके वजह से आपको लिखने में रुचि, कह सकते हैं कि किसी परिवार के व्यक्ति ने आपको कलम धराया हो, उस तरह से माँ, पिता या कोई और संबंधी? मेरे पिता निर्देश जी बहुत अनुशासन वाले व्यक्ति रहे हैं जी, और वो एक फौजी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं अनुशासन कितना कठिन रहा होगा। और हमें भी अनुशासन में रखते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरी माताजी का जो अनुशासन था, पिताजी का जो अनुशासन था, वो तो प्रशासनिक था। वो तो अनुशासन का पालन करना ही है आपको, और फिर उनके जीवन में उतर चुका था। उन्हें समझ में आ चुका था कि अनुशासन के बिना जीवन में कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भी अनुशासित रहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मेरी माताजी का जो आध्यात्मिक अनुशासन था, उन्होंने मुझे कलम जरूर पकड़ाया कि बेटा तुम्हें किसी भी हाल में पढ़ना लिखना है। ये नहीं था कि मुझे कोई क्रिएटिव राइटिंग करानी। आप समझिए कि 9th में मैं साइंस पकड़ा दिया, मुझे तो क्रिएटिव राइटिंग का तो कोई था ही नहीं। ये तो एकदम प्रकृति की इच्छा है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ये जरूर चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के बहुत अच्छा इंसान बनूं, बहुत बड़ा बनूं, और मेरी मम्मी की ये इच्छा भी थी कि मैं डॉक्टरेट करूं, किया भी। और मैं अपने गांव का पहला डॉक्टरेट हूँ और पहला ही नेट करने वाला भी, और पहला ही व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आने वाला भी। तो वो चीजें, योगदान प्रकृति का भी रहा, मेरे पेरेंट्स का भी रहा। तो कुल मिलाकर सर, अगर हम कहें कि आज की युवा पीढ़ी अगर अपने परिवार से जुड़ी हुई महसूस करती है तो प्रकृति उसको यथास्थान पहुंचा सकती है। बिल्कुल सर, हम रचनाओं पर बात करते हैं। शनिदेव, कुछ आप सर से बात करिए इस विषय में। सर, जिस विषय के लिए आज हम लोग यहाँ संवाद कर रहे हैं वह है वैली 370 पूर्ण विलय की गाथा, और इसी कृति के इर्द गिर्द हम लोग अपनी आगे की साहित्यिक चर्चाएं करेंगे। तो सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपको ये कृति लिखने के लिए क्या उद्देश्य रहा, क्योंकि अधिकतर जो इस कृति में विषय है वह बहुत ही विवादित विषय है। अधिकतर लोग या लेखक इसको लिखना नहीं चाहते हैं और बच के निकल जाते हैं, लेकिन आपने इस विषय को चुना, इसके पीछे की क्या उद्देश्य है और क्या समाज को आप बताना चाहते हैं?
देखिए, बचपन से मेरे दिमाग में ना मेरे माता और पिता ने दोनों ने एक चीज तो जरूर अवश्य दिया है कि सच बताते वक्त डरना नहीं। आपको सच बताना है, सिर्फ सच बताना और सच के अलावा कुछ नहीं बताना है। तो वो तो मेरे अंदर थी कि मुझे डरना तो नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं है कि ये कार्य करते वक्त धमकियां नहीं मिली, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात लोगों को कहता हूँ कि मैं ना किसी की मर्जी से पैदा हुआ ना मरूंगा। मेरा जो अपना जीवन है वो प्रकृति की देन है, और वो प्रकृति जब चाहेगी ले लेगी, माध्यम कोई भी बने, कैसा भी बने। तो उस मेरी पहली सांस जो अंदर ली और जो आखिरी सांस निकलेगी बाहर, उसके बीच का जो समय मुझे दिया गया है, उसमें मैं डर डर के क्यों काम करूं? मैं वही काम करूं जो मुझे प्रकृति ने चुना है जिसके लिए। तो प्रेरणा प्रकृति रही है, और इस काम को करते समय मुझे कोई किसी बात का डर नहीं लगा। हाँ, ये मैंने एक चीज जरूर किया है कि इस कार्य को करते समय मेरा उद्देश्य ये नहीं था बिल्कुल भी कि मैं किसी को नीचा या ऊंचा दिखाऊं। मेरा उद्देश्य सिर्फ सच दिखाना था, वो मैंने दिखाया। सर, कहाँ अंग्रेजी साहित्य और कहाँ 370, ये संतुलन आपने कैसे किया? निर्देश जी, बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो पूरी तरह अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, जब मैं पॉलिसी में था तो मैं पूरी तरह पॉलिसी में नहीं रहा। और प्रकृति ने एक विधा मुझे दिया है, और पेंटिंग का तो मेरे घर की दीवारें भी मेरी पेंटिंग से भरी हुई मिलेंगी। तो मेरे साथ ये जरूर रहा है और कि एक समय में एक काम पर पूरा आपको ध्यान देना है और उस ध्यान को हटाना नहीं। अंग्रेजी ने कभी मुझे रोका नहीं कि आप क्रिएटिव मत रहिए, क्योंकि वो भी साहित्य है, भाषा अलग है, साहित्य है, और क्रिएटिव वो भी बनाता है। यही किताब अंग्रेजी में भी है जो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके इसको रिलीज किया है। तो 370 जब मैं सरकार के साथ काम कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, तब मुझे ये काम दिया गया था कि आपको हमें इतना पोर्शन बताना है कि इसमें क्या हुआ था, उनका क्या मत था। उसके साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जाग गया, फिर मैंने पूरा ही शोध कर डाला। शोध करने के बाद फिर इसको आपके सामने कृति है, वो कैसे हुई उसके भी कहानी। जी सर। सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे आपने पहले भी बताया कि आपके पिताजी सेना में रहे हैं, तो सर इस जब कृति को पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें हैं और कई सारे प्रसंग हैं जो पूरा सैन्य पृष्ठभूमि से ही जुड़ा हुआ दिखता है। तो सर आपकी भी सैन्य पृष्ठभूमि है और इस कृति का परिवेश जो है इसकी भी सैन्य पृष्ठभूमि ही है। तो सर इस पे आप किस तरह से सहयोग मिला है सैन्य पृष्ठभूमि होने से? अगर मैं मेरे पिताश्री को ये बता देता कि मैं ये कर रहा हूँ तो शायद ये कृति नहीं आती। घर का बड़ा बेटा हूँ, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, और मेरे पिताजी अब रिटायर्ड हैं, तो उनको, क्योंकि वो आतंकवादियों के बीच रह के आए, तो उन्हें इस बात का भी डर रहा होगा अगर मैं बता देता तो रहता कि कहीं कुछ अनहोनी इनके साथ ना हो जाए। मैंने उनके जो अनुभव पहले सुने थे वो, और उसके बाद जितना इसमें मैंने चीजें जो जितनी भी सेना की पृष्ठभूमि बारीक से बारीक विषय को जो दिया है वो सिर्फ शोध करके। हाँ, एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, ब्रिगेडियर पीसी जेना। उनसे मैंने मदद लिया है कुछ चीजों में, लेकिन पीसी जेना साहब ने मुझे ये कृति लिखने के, उन्होंने अपना इसमें मैसेज भी लिखा है जी। ये लिखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इस किताब में कुछ ऐसी चीजें जो हम भी नहीं जानते जी, आपने बहुत शोध किया है और एक आम सैनिक ये चीजें नहीं जानता। तो एक शोध वाला जो आदमी का दिमाग रहता है वो आदमी को कहीं का कहीं कुछ भी खोज रहा है, और मुझे आवश्यकता थी। मैं इस किताब को बोरिंग नहीं बनाना चाहता जी। मेरा सिर्फ एक वो था मकसद कि ये मैं अगर इसको किसी भी तरह से लेख के रूप में लिखूंगा या इस किताब को मैं कुछ अध्याय के माध्यम से लोगों के सामने लाऊंगा तो वो नहीं होगा। मैंने एक कहानी बनानी है, क्योंकि लोग कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें मैंने जो सच है फैक्ट के साथ फिक्शन को भी मिक्स किया है ताकि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट मिले।
इंटरेस्टिंग लग सके, मतलब। सर आपने पहले ही जवाब दे दिया मेरे अगले प्रश्न का कि इसको नाटकीय ढंग से ही क्यों आपने प्रस्तुत किया था, तो इसका तो सिर्फ एक ही कारण था कि लोगों को सच बताने के लिए रुचिकर मसाला पेश किया जाए। जी सर। तो सच को रुचिकर बनाने के लिए नाटकीय रूप में मुझे लाना पड़ा है। सर इस पुस्तक में जो वास्तविक घटनाएं घटी, क्या वो आपकी कल्पना का कुछ अंश नहीं है या फिर सारी चीजें प्रामाणिक हैं उस तरह से? देखिए, इसमें कल्पना जो है वो एक सिर्फ इतना है, जो पात्रों के नाम हैं, जो लव स्टोरी है, दोनों तीनों, 2-3 लव स्टोरीज हैं इसमें, जी सर। वो कल्पना है। जी। बाकी जो घटनाएं मैंने दी है वो भारत सरकार ने भी समय समय पे बताया है कि यह हुआ है, और मैंने भी बताया है। जी सर। तो मैंने सच के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, सच को सजाया है, संवारा है, बस इतना किया। जी सर। तो सर इसी के साथ आप ये भी बताइए कि इस कृति का सबसे पसंदीदा आपका पात्र कौन सा है, कैरेक्टर? देखिए, अब आप ये पूछेंगे तो इसमें 50 पात्र हैं। जी सर। और अगर मैं ही कहूँ कि ये मेरा पसंदीदा है तो फिर दूसरे के साथ अन्याय हो जाएगा। ये सारे मेरे मतलब एक परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो मेरे अंदर दिमाग में भरे थे। मैंने किसी भी पात्र को, एक पर्टिकुलर पात्र को वो नहीं कहा कि यही अच्छा है। मेरे लिए तो जो इसका खलनायक है ना, मैंने उसको भी उतना ही समय देके उतने ही तरीके से दिखाया है ताकि उस खलनायक के प्रति पढ़ने वाले को वो रोष पैदा हो। तो पात्रों की बात आए तब तो ये सारे मेरे लिए बराबर है, लेकिन पात्रों का जो रोल है तो उस समय तो फिर नेचुरली आप विक्रम को ही पसंद करेंगे। जी सर। अच्छा सर, 370 आर्टिकल का नाम सुनते ही और 370 वैधि जो आपकी पुस्तक है, इसका संज्ञान लेते ही हमारे बीच एक मानस आ जाता है कि वह हिस्सा आतंकवाद ग्रस्त है, यानी कि आतंकियों से ग्रस्त हिस्सा रहा है। तो जब आप इस पर अपना मानस बना रहे होंगे लिखने का, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं भी उन जगहों पर जाकर के देखूं। तो ऐसा हुआ क्या कि आप कभी वहां गए? मैं गया हूं। अच्छा जी। बिना जाए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते जी। और जाके आपको सारी चीजें देखनी होती हैं जी। इसमें कहानी है जिसमें एक बच्चे की एक आंख निकाली जाती है, फिर दूसरी निकाली जाती है, फिर एक हाथ काटा जाता है। वो घटना मुझे कश्मीर के एक मुस्लिम परिवार ने ही बताया जिनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो घटना स्थल पर जाके घटनाओं का ब्यौरा लेना, बारीकी से हर चीज को देखना। जैसे लास्ट में जब परी महल का सीन मैं देता हूँ, तो मैं खुद परी महल का भ्रमण करके और परी महल को पूरा देख के कि इसमें कहाँ कहाँ क्या 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 चीजें हैं, तो मैं उसी दृष्टि से उसको देख रहा था कि यदि इस पर कहानी होगी तो उस कहानी के अंदर ये महल कैसे आएगा और कहाँ इसके साथ क्या सच्चाई जुड़ी होगी। और आप देखेंगे कि वहां से जो मैंने दूसरे दृश्य दिखाए हैं या दूसरे जो और स्थान दिखाए हैं कि वो इतनी दूर है तो वो उतनी दूर है। अच्छा जी सर। और एक सर, अभी आपने मुस्लिम परिवार का जिक्र किया, तो कह रहे हैं कि उसी परिवार की आप बीती घटना आपने जिक्र किया हुआ है, परी महल के आसपास की घटनाएं हैं। तो आतंकवाद का संबंध इस्लाम से हो सकता है और पीड़ित भी इस्लाम है कश्मीर में। तो ये जो डिलेमा है, दुविधा है कि पीड़ित भी इस्लाम है और पीड़ित करने वाला भी इस्लाम है, मुस्लिम परिवार है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं आप अनुसंधान के? देखिए, जब आप तलवार चलाते हैं जी, तो एक तो तलवार ऐसी होती है जो आप एक तरफ धार रहे हो दूसरे को काट रही है। दोधारी तलवार अगर आप हाथ में रखेंगे, और दोधारी तलवार का मतलब मेरा कहने का ये है, मैं साफ साफ कहूँ तो, कि यदि आप में, आपके विचारों में हिंसा है तो वो हिंसा एक ऐसी दोधारी तलवार है जो दूसरों के साथ साथ आपको भी खत्म करती है। कश्मीर के मुसलमान ने जब मुझे बोला कि मेरा बच्चा जवान होते ही गांव का एक मुखबिर आतंकवादियों को जाके बोला गया कि उस घर में बच्चा जवान हो गया है, और फिर रात को आतंकवादी आएंगे ट्रेनर पाकिस्तानी, और वो बोलेंगे कि हम अपना देश, अपना मुल्क, अपना घर बार, अपना बीवी बच्चे छोड़ के तुम्हारे यहाँ पड़े, तुम्हारे कश्मीर को आजाद कराने के लिए। तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे इसके लिए?
तो वो बोला कि साहब अगर मैं भेजूंगा तो सेना मारेगी, नहीं भेजूंगा तो वो मारेगा, मैं कहाँ जाऊं? मैं भी वतन परस्त मुसलमान हूँ, मैंने भी इस वतन का नमक खाया, मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी जीना चाहता है, मैं कहाँ जाऊं? तो ये तो आज की बात नहीं है, इस्लाम की स्थापना से ही ये चीज सामने आई थी कि भाई ये जो हिंसा है ये उनके लिए भी खतरनाक रहेगी, दूसरों के लिए, तो वो है अभी भी। सर 370 हटने के बाद और उससे पहले की दोनों परिस्थिति आप देख रहे हैं, तो क्या अंतर आया है और क्या पहले परिवेश परिस्थितियां रही? कल उस पर प्रकाश परसों जी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि 370 हटने के बाद 80% आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ी हिंसाएं कम हो गई। यही जवाब है इसका। बहुत खूबसूरत सर, हमारा देश बहुत खूबसूरत है, राष्ट्र खूबसूरत है, हम सभी एक साथ मिलकर रहे हैं। आपकी रचना भी सौहार्द की बात करती है। शनिदेव कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, पूछिए। सर जैसे आपने इसका भी जवाब दे ही दिया एक तरह से, लेकिन फिर भी आप बताएं कि एक तरफ तो वैली 370 जो पुस्तक है उसमें एक तरफ पूरे भारतीय राष्ट्र की संकल्पना की जा रही है और दूसरी तरफ इतनी सूक्ष्म बारीकी से एक कश्मीर और वहाँ के लोगों का दर्द, कश्मीरियत उनका उसकी भी आप चित्रण बहुत अच्छे से कर दे रहे हैं। तो सर इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए कश्मीर की या कश्मीर के लोगों की बात करेंगे जी तो भारत की बात कर रहे हैं जी, हम उसको अलग क्यों देख रहे हैं? जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तो वो गाना भी मैंने डाला कि स्वर्ग विराजे मस्तक पर है, रोम रोम में गंगा रात, भारत माँ में वो शक्ति है, उठा ले त्रिलोकी का भार। तो हम तो उस देश में रहते हैं जो त्रिलोक का भार उठा ले। भाई हमारे मस्तक पे तो स्वर्ग है, कश्मीर को तो हम स्वर्ग कहते हैं ना, और रोम रोम में गंगा धार है जी। तो ये धरती तो इतनी पावन है कि इसने तो सबको अपनाया है। हमने कभी किसी पर आक्रमण किया है? नहीं किया। और हमारी हस्ती भी नहीं मिटी इतने आक्रमण के बाद, तो कुछ तो है। तो कश्मीर को मैंने कभी अलग करके देखा ही नहीं, और जो देख रहे थे वो लोग चले गए। भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक पहाड़ में यात्रा कर रहा था और वहां पे एक छोटा सा बोर्ड देखा मैंने, बस उस पे 2 बात लिखी थी कि जिसे जल्दी थी वो चला गया। जब मैं वो क्रॉस कर गया तब मुझे समझ में आया कि वो क्या था, उसका मतलब कि पहाड़ों पे आप भागेंगे तो फिर चले ही जाएंगे। तो वहां पर एक ऐसी संस्कृति है, आज भी गुलमर्ग में शिव मंदिर है, उसमें एक मुस्लिम पुजारी पूजा करता है, घंटी बजाता है, आरती करता है। तो कश्मीर आप उसकी राजधानी का नाम देखिए क्या है? श्रीनगर। तो श्री क्या है? जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कश्मीर हमारे भारत का मुकुटमणि है मुकुटमणि। और आपके रचनाओं में भी भारत के सौहार्द और एकीकरण की बात की गई है। मुझे सर एक प्रश्न ये मन में आ रहा है कि क्या कश्मीर की जो चुनौतियां हैं उसका समाधान करने के पश्चात जो कश्मीरियत भारत के अधिकांश हिस्सों से छूटती जा रही थी वह पुनः प्राप्त कर पाएंगे? कश्मीर का मैं एक ही योगदान बताता हूँ जी। निर्देश जी, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ जी। कश्मीर ने जितना साहित्य के सौंदर्य पे दिया है इस देश को, जी। उसने उतना किसी राज्य ने नहीं दिया। जी सर। आप देखिए ना, कुंतक, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, ये सब कहाँ से है? जी। ये पूरा काव्य शास्त्र दिया है। जी। वो धरती ऐसी है, वहां अच्छा विचार उत्पन्न होता है। तो बीच में थोड़ा सा एक एज ऐसा है कि जिसने सारा गड़बड़ा दिया, लेकिन बुराई जितनी मर्जी ढक ले अच्छाई को। देखिए सूरज, चांद, ठीक है, और सत्य, ये तीनों कभी भी छुप नहीं सकते जितना मर्जी प्रयास कर लो। तो कश्मीर की जो अच्छी चीजें थी वो छुप नहीं पाए। अब धीरे धीरे खत्म हो गई, जब तक चल रही थी खत्म हो गई, अब आगे और खत्म हो जाएंगे, और वहां से देखना कितनी अच्छी चीजें निकल के आएंगी। और सर इस कृति का एक वाक्य है, सफलता साधन से नहीं साधना से मिलती है। सर ये पूरी कृति का एक ध्येय वाक्य बन जा रहा है। तो सर इस वाक्य से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं ये पात्रों की रचना कर रहा था ना जी सर, तो तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ ऐसा पात्र की रचना करूं जिससे मेरे पाठक को एक संदेश मिले। तो अब चूंकि साधना तो हम सभी करते हैं,
और भारत देश की परंपरा है साधना। हमारी तो जो विद्या अध्ययन है वो साधना से शुरू होता है। जी सर। तो मैंने सोचा कि चलिए साधना नाम रखते हैं पात्र का। और फिर प्रकृति ने सुझाई ये चीज कि भाई सफलता तो, साधन तो सब बेकार ही होते हैं। जब तक आप साधना नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, आपके पास जितनी मर्जी साधन है। जी सर। तो वो ध्येय वाक्य मैंने इसलिए बनाया कि आने वाली पीढ़ी ये जान ले। आज जो हम कर रहे हैं साधनों पे ध्यान दे रहे हैं ना कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, वो कमी। हमने तो ऐसे समय पर ऐसे आविष्कार और ऐसी खोज दुनिया को दी है जब कोई साधन नहीं थे, सिर्फ साधना थी। उस साधना ने भारत को विश्व गुरु बना दिया था। सर एक और पक्ष है इस कृति में, जो प्रेम का जो चित्रण हुआ है वो स्वच्छंद प्रेम है, नैसर्गिक है। मतलब एक तरफ साधना और विक्रम का है और फिर उधर उन कश्मीरी बच्चों का। तो सर उस प्रेम को और आज के युग संदर्भ में जो प्रेम की अवधारणा बन चुकी है, तो सर वैली 370 में जो प्रेम है चित्रित हुआ है, उससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जब आप श्रृंगार रस की बात करते हैं तो उससे जुड़ा है प्रेम। उन मन में जब श्रृंगार पैदा होता है जी, तो वो दो तीन चीजें आपके दिमाग से निकाल देगा। श्रृंगार के साथ कभी भी हिंसा नहीं होती है। जी सर। ठीक है। श्रृंगार के साथ कभी भी ऐसा कोई मन में विचार नहीं आता है जो आपको या दूसरे को क्षति पहुंचाए। तो मैंने उस पक्ष को दिखाया है इस रस को प्रयोग करके, जिस पक्ष में वास्तविकता में जिसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि भाई आप आज जो मैं देख रहा हूं जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो नहीं, मैंने वो दिखाया जो नैसर्गिक है। कि जो ये होता है, मैंने जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया। और दूसरा मेरा, क्योंकि मैं बहुत मेरे पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो मैंने जहां मुझे रोकना चाहिए था वही चीजें रोक दी हैं। मैं उससे आगे जाके और इस तरह का टेक्स्ट या इस तरह का लेखन नहीं बनाना चाहता था जो एक बहुत ऐसे वर्ग को इंटरेस्ट तो दे लेकिन उसका कोई मायने ना निकले। मैंने रुचि जहां रोकनी थी वहां रोक के और मूल्यों को और मीनिंग को महत्व देके आगे बढ़ा। एक और क्वेश्चन सर, इसके साथ ही एक तो किस तरह से अलगाववाद जो है धीरे धीरे आतंकवाद में बन जाता है। पहले जो कश्मीरी बच्चे हैं वो अपने ही आंतरिक परिस्थितियों से धीरे धीरे भारत के खिलाफ जाने लगते हैं, फिर उनके अंदर भावनाएं बदल जाती हैं और इसके बाद से वो आतंकवाद का पा जाते हैं सहारा। जैसे अमजद डार जैसा जो चरित्र आपने बनाया है, तो सर जो इतनी बारीकी से इस प्रोसेस को दिखाया, इस प्रक्रिया को कि किस तरह से धीरे धीरे अलगाववाद संप्रदायवाद में बनता जा रहा है, सर इसको बताएं। देखिए, मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि पाकिस्तान या मुसलमान भारत के लिए समस्या नहीं है जी सर। हमारी और बड़ी चुनौतियां हैं। जब मैं काम कर रहा था तो लद्दाख पे मेरे सामने बहुत ऐसे चौंकाने वाले विषय सामने आए कि एक बड़ी ताकत चाइना जैसी भारत को बर्बाद करने में लगी हुई है। सारा फेक करेंसी, सारा पैसा, सारा वहां का जो हथियार है, गोला बारूद है, चाइना सारा। एक आतंकवादी पाकिस्तान से जब भारत में घुसने की कोशिश करता है तो 20 किलो असला लेके चलता है, जो 10 किलो घुसने तक खत्म हो जाता है अगर वो जिंदा बचा है तो। वो 10 किलो असला लेके 72 घंटे नहीं लड़ सकता, वो वहां से आ रहा है, पाकिस्तान से आ नहीं रहा है, बाकी चीजें हमने सील कर रखी, तो वो लद्दाख से आ रहा था। तो पहले वहां की आवाम को मजबूर किया गया, खाने और दाने के लिए मोहताज किया गया। उसके बाद उनके हाथों में बंदूक थमाई गई कि 10,000 रुपए पर मंथ देंगे, 500 रुपए पत्थर फेंकने के पर डे देंगे, आप करिए काम। मुड़ गए। और धर्म अगर उसकी गलत व्याख्या कर दी जाती है तो वो आतंकवाद के रूप में सामने आता है। आपसे बातचीत करके जो सबसे आवश्यक चीजें लगी इस समाज के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, कि संस्कार जरूरी है और वो संस्कार हमें अपने माता पिता से, अपने परिवार से प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही प्रकृति हमें हमारे कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है, हमें उन कर्तव्यों के प्रति अभिरुचि प्रदान करती है कि हम समाज के लिए कार्य करें। इसके साथ ही आपने समाज के सौहार्द को बनाए रखने के लिए कितना रचनात्मक होना आवश्यक है, इस पर भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर मिलेंगे। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद।